हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो मेरे उत्तराखंड वालों, आपके लिए बहुत खास बहुत इम्पोर्टेंट न्यूज़ है आपके लिए। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने भर्तियां निकाली है जिनमें नायब तहसीलदार के 36 पद निकले हैं। तो हम देखते हैं एक एक करके, बिना टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं अपनी वीडियो। तो देखते हैं इसमें विज्ञापन की तारीख क्या है और कब निकाली गई थी। तो आपकी इसमें विज्ञापन की जो तारीख है आपकी, वो 13 दिसंबर यानी कि आज ही के दिन विज्ञापन हुआ है ये। और इसमें हम देखते हैं इसके आवेदन करने की जो तारीख है वो 4 जनवरी है 2025। आवेदन भरने की अंतिम तारीख है, आवेदन भरने की जो अंतिम तारीख है वो 4 जनवरी है, यानी कि आज ही से आवेदन शुरू हो गया है। और इसमें हम देखें, आवेदन शुल्क 4 जनवरी तक हम दे सकते हैं, इसमें भर सकते हैं। और आवेदन पत्र में संशोधन परिवर्तन करने की तारीख जो रखी गई है वो 10 जनवरी 2025 रखी गई है। यानी कि यदि आप पर आवेदन करते हुए, फॉर्म अप्लाई करते हुए कोई गलती हो जाती है, कोई मिस्टेक हो जाती है, या कोई गलत जानकारी आप दे देते हैं, उसे बदलना चाहते हैं, तो आप 10 जनवरी 2025 तक उसे बदल सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं आवेदन पत्र में संशोधन परिवर्तन करने की अंतिम तारीख जो है वो आपकी 20 जनवरी रखी गई है। रात 12 बजे तक आप आवेदन इसमें परिवर्तन कर सकते हैं आवेदन में। तो चलिए हम डायरेक्ट बात करते हैं आपके इसमें आयोग ने कौन से पद में कितनी भर्तियां निकाली है। तो टोटल वैकेंसी इसमें कुल संख्या जो पदों की है वो 113 है। और ये बताया गया है कि रिक्तियों की संख्या घट या बढ़ सकती है। ये लिखने के लिए है, घट या बढ़ सकती है। तो हम शुरू करते हैं, आपके सबसे पहला पद कौन सा है और उसमें कितनी भर्तियां हैं। तो पहला हम देखते हैं आपका, वो है आपका नायब तहसीलदार। किस विभाग के अंदर आता है ये? राजस्व विभाग के अंतर्गत आता है। इसमें जो टोटल रिक्त पद हैं वो आपके इसमें रखे गए हैं, वो आपके 36 रिक्त पद हैं, जिनमें सामान्य अनारक्षित के लिए 18 पद हैं, अनुसूचित जाति के लिए 8 पद हैं, अनुसूचित जनजाति के लिए 2 हैं, और अन्य पिछड़े वर्ग के लिए 5 पद हैं, और आर्थिक रूप से जो कमज़ोर वर्ग है उनके लिए 3 पोस्ट रखी गई हैं। अगले उसकी बात कर, उप कारापाल जो है डिप्टी जेलर, ये गृह विभाग द्वारा निकाली गई है पोस्ट। इसकी टोटल वैकेंसी जो है, हम उनकी बात करें, इसमें 14 टोटल पद हैं। रिक्त पद जो हैं वो टोटल 14 हैं। और सामान्य अनारक्षित जो पद हैं वो आपके वो इसमें 10 रखे गए हैं। 10 पद सामान्य अनारक्षित है। अनुसूचित जाति के लिए केवल 2 पद है इसमें, और अनुसूचित जनजाति के लिए इसमें कोई पद नहीं है, 0, यानी कि इसकी कोई पोस्ट नहीं है। फिर अन्य पिछड़े वर्ग के लिए इसमें 2 पद रखे गए हैं, और आर्थिक रूप से जो कमज़ोर वर्ग है उसके लिए भी इसमें कोई पद नहीं रखा गया है। तो चले आगे बात करते हैं हम पूर्ति निरीक्षक की। पूर्ति निरीक्षक यानी कि इंस्पेक्टर, सप्ली इंस्पेक्टर, इसकी बात करें हम, इसमें टोटल जो पद रखे गए हैं वो आपके 36 टोटल पद हैं इसमें, जिसमें से सामान्य अनारक्षित पद जो हैं वो आपके 23 हैं। और फिर हम बात करें अगर अनुसूचित जाति के 6 पद है, और अनुसूचित जनजाति के लिए केवल 1 पोस्ट रखी गई है, और अन्य पिछड़े वर्ग के लिए 3, और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए इसमें 3 पोस्ट रखी गई है। फिर हम बात करें विपणन निरीक्षक की। इसमें जो टोटल पद की संख्या दी गई है वो टोटल 6 पदों की संख्या दी गई है, यानी कि इसके अंदर 6 रिक्त पद बाकी है, जिनमें से आपके सामान्य अनारक्षित के लिए 5 पद है, अनुसूचित जाति के लिए 1 पद है, अनुसूचित जनजाति के लिए इसमें कोई पोस्ट पद रिक्त नहीं है, और ना ही अन्य पिछड़े वर्ग के लिए है, और ना ही आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए है। यह बहुत दुखद बात है कि इसमें इन वर्गों के लिए कोई भी पोस्ट रिक्त नहीं है। तो चलिए, ये आयोग का अपना मामला है, हम बात करते हैं आगे की पोस्ट के बारे में। तो आगे की जो हमारी पोस्ट है उसकी बात करें अगर हम, श्रम परिवर्तन अधिकारी, श्रम विभाग द्वारा निकाली गई है पोस्ट। इसकी जो टोटल पोस्ट रिक्त है आपकी वो 5 पद खाली हैं, जिनमें से 3 पद के लिए आप सामान्य अनारक्षित वर्ग के हैं, 1 पद आपका अनुसूचित जाति का है, और कोई पद भी अनुसूचित जनजाति के लिए नहीं है।
अनुसूचित जनजाति के लिए इसमें भी कोई पद रिक्त नहीं है। और अन्य पिछड़े वर्ग के लिए एक पद है और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए इसमें भी कोई पोस्ट रिक्त नहीं है। बड़े ही अफसोस की बात है। फिर बात करें हम आबकारी निरीक्षक की, तो आबकारी विभाग द्वारा ये निकाली गई है भर्ती। इसमें जो टोटल आपके रिक्त पद है वो रिक्त पदों की संख्या 5 है, यानी कि 5 पदों पर आपकी छंटनी होनी है, जिनमें से 5 के 5 पद जो है वो सामान्य अनारक्षित है। अनुसूचित जाति के लिए कोई पद नहीं, अनुसूचित जनजाति के लिए कोई पद नहीं, अन्य पिछड़े वर्ग के लिए कोई पद नहीं, तो आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए भी कोई पद नहीं है। केवल आपका सामान्य अनारक्षित के लिए ही ये 5 पोस्ट है। फिर बात करें हम ज्येष्ठ गन्ना अधिकारी विकास निरीक्षक। ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक गन्ना विभाग एवं चीनी विभाग द्वारा ये तीनों पोस्ट है आपकी, ये है आपकी एक ही विभाग द्वारा निकाली गई हैं तीनों पोस्ट। पहले हम बात करते हैं ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक। इसमें कुल टोटल पद जो की संख्या दी गई है आपकी वो 2 है, जो 2 के 2 पद आपके दे दिए गए हैं सामान्य अनारक्षित वर्ग को, बाकी किसी के लिए कोई पोस्ट नहीं है। फिर बात करें हम तो फिर आता है आपका जो है गन्ना विकास निरीक्षक। इसमें जो टोटल पद हैं आपके वो 6 हैं और 6 के 6 पद दे दिए गए हैं सामान्य अनारक्षित वर्ग को, बाकी इसमें इनके लिए भी कोई पोस्ट नहीं रखी गई है। फिर बात करें अगर हम नेक्स्ट की, ये आता है आपका खंडसारी निरीक्षक। इसमें टोटल 3 पद रिक्त है, जिनमें से 2 पद दे दिए गए हैं आपके सामान्य अनारक्षित को और 1 पद दे दिया गया है आपके अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 1 पद रखा गया है इसमें। तो चलिए एक एक करके देखते हैं इसमें और आगे की जानकारी। नायब तहसीलदार में पद क्या है, कितनी सैलरी है, कितनी तनख्वाह है और इसके लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं नायब तहसीलदार की। इसमें टोटल 36 पद हैं आपके। जो सैलरी शुरू होगी सबसे पहले वह 44,900 रुपये से शुरू होगी और इसमें 7 लेवल होंगे आपके और ये सैलरी जाएगी आपकी 1,42,000 रुपये तक। इसमें जो आपकी योग्यता आपसे पूछी जा रही है वो हो आपकी भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय में स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा समक्ष मान्यता प्राप्त शैक्षिक अर्हता, यानी कि आपने कहीं से ग्रेजुएट किया हो, आप पास आउट हो कहीं से, और अगर ये आपके ऑप्शनल के लिए दिया गया है, आपके पास अगर एनसीसी का बी प्रमाण पत्र हो तो आप लगा सकते हैं, नहीं है तो कोई मामला नहीं है। फिर बात करें हम उपकारापाल की। इसमें टोटल 6 पद हैं आपके और इसमें जो आपकी वेतन की बात करें हम, इसमें 35,400 रुपये से आपकी शुरू हैं और इसमें 6 लेवल जाने वाले हैं आपके और आपकी तनख्वाह है जो 6 लेवल पर जाकर वो 1,12,400 रुपये है। अर्हताएँ इसमें देखी जाएँ, शैक्षिक अर्हताएँ वो विश्वविद्यालय से प्राप्त डिग्री हो आपके पास, भारत सरकार द्वारा समक्ष मान्यता प्राप्त कोई और तो उसमें दूसरी है आपकी जो सबसे इम्पोर्टेंट हो जाती है वो है आपका देवनागरी लिपि में हिंदी का कार्यकारी ज्ञान होना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है जी। फिर बात करते हैं हम इसमें जो इसके लिए थोड़ी अलग से फिजिकल भी कुछ अर्हता रखी गई हैं, शारीरिक दक्षता है कुछ, ये आपको दिया गया है इसमें। इनमें देख लेते हैं हम। तो पर्वतीय क्षेत्र को छोड़कर सामान्य पिछड़ी जाति तथा अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए ऊंचाई जो मांगी गई है इसमें वो आपकी मांगी गई है 165 सेंटीमीटर। 165 सेंटीमीटर जो है आपकी ऊंचाई मांगी गई है अनुसूचित जाति के लिए और पर्वतीय क्षेत्र अभ्यर्थियों के लिए 160 मांगी गई, यानी कि जो पर्वतीय क्षेत्र के जो लोग हैं उनके लिए ऊंचाई जो है वो 160 है, उनकी 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए। फिर बात करें हम अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए ऊंचाई 157.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। पर्वतीय क्षेत्र को छोड़कर सामान्य पिछड़ी जाति तथा अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए सीने की माप, यानी कि आपका सीने की माप, छाती की चौड़ाई भी मायने रखती है इसमें,
तो इसमें दिया गया है बिना फुलाए छाती 78.8 सेंटीमीटर होनी चाहिए तथा फुलाने के बाद 83.8 सेंटीमीटर होनी चाहिए। यानी कि जैसे आपने देखा होगा छाती निकाल कर जो माप होती है आपकी वो 83 होनी चाहिए, और नॉर्मल खड़े रहने पर आपका सीना है जो है वो बिना फुलाए 78.8 सेंटीमीटर होना चाहिए। फिर हम बात करें अगर आगे इसमें पर्वतीय क्षेत्र के अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए बिना फुलाए जो है पर्वतीय क्षेत्र के लिए इसमें मांगी गई है बिना फुलाए जो छाती है वो आपकी 76.3 सेंटीमीटर मांगी गई है, और इनके फुलाने पर इनकी छाती 81.3 सेंटीमीटर होनी चाहिए। इसमें फिर महिलाओं के लिए भी शारीरिक दक्षता दी गई है, इसमें भी बात कर लेते हैं हम। तो महिलाओं के लिए इसमें जो दिया गया है वो आपका पर्वतीय क्षेत्र को छोड़कर सामान्य पिछड़ी जाति और अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए 152 सेंटीमीटर, और पर्वतीय क्षेत्र एवं अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए ऊंचाई 147 सेंटीमीटर, यानी महिलाओं के लिए इसमें कम रखी गई है होनी चाहिए। सभी के लिए वजन जो रखा गया है इसमें वेट भी रखा गया है महिलाओं के लिए 45 किलोग्राम अनिवार्य है, यानी कि अगर आप 45 किलोग्राम से नीचे हैं तो आप इस पद के लिए योग्य नहीं है, आपका वेट 45 किलो होना लाजमी है। ठीक है जी। फिर बात करें हम आपकी पूर्ति निरीक्षक की, तो इसमें जो दिए गए हैं आपके 36 पद दिए गए हैं। इसकी वेतन की बात करें हम तो 35,400 से शुरू है, 6 लेवल तक ये जाएगा और 1,12,400 रुपये तक आपका अंतिम वेतन होगा। इसमें भी आपकी जो शैक्षिक अर्हताएं हैं वो आप मान्यता प्राप्त किसी विद्यालय से आप डिग्री हो आपके पास, और देवनागरी लिपि हिंदी का अच्छा खासा ज्ञान हो आपके पास। फिर आपका आता है विपणन निरीक्षक। इसमें जो आपका दिया गया है 6 पद हैं आपके जो ऊपर बता दिया गया है। वेतन जो है आपका वो 35,000 से शुरू है और 1,12,400 तक जाएगा। आप लेवल 6 लेवल है इसके अंदर, और ये आपका किसी भी प्राप्त विश्वविद्यालय से आपके पास डिग्री होनी लाजमी है। शैक्षिक अर्हता की बात हमने कर ली थी कि प्राप्त विश्वविद्यालय से आपके पास डिग्री प्राप्त हो और देवनागरी लिपि हिंदी में भी आपका अच्छा खासा ज्ञान होना चाहिए। फिर हम बात करते हैं आपका श्रम प्रवर्तक अधिकारी की। इसमें 6 पद हैं टोटल आपके, और इसका वेतन की बात करें तो हम इसका वेतन जो है आपका वो 35,400 से स्टार्ट है और ये 6 लेवल तक जाएगा आपका, और 1,12,400 रुपये तक अंतिम वेतन होगा। इसकी हम योग्यता की बात करें आपसे क्या मांगा गया है, इसमें विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि भारत सरकार द्वारा समस्त मान्यता प्राप्त की थी, यानी कि आपके पास सीधी सी बात है ग्रेजुएशन आपकी होनी चाहिए। फिर आपका आबकारी निरीक्षक की बात करें हम, इसमें आपके 5 पद है जो आपको बता दिया गया था मैंने। इसका वेतन जो बात करें हम 44,400 से शुरू होता है और लेवल 7 तक जाएगा, और आपका इसमें जो है वो आपका 1,42,400 रुपये तक आप इसमें प्राप्त कर सकते हैं लेवल 7 तक पहुंचकर। और अगर हम इसकी शैक्षिक अर्हता की बात करें तो वही दी गई है जो आपको पीछे बताई गई है। विश्वविद्यालय से प्राप्त आपके पास डिग्री होना लाजमी है। और इसमें हमें कुछ फिजिकल एक्टिविटी भी देखने को मिल रही हैं, तो उनके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। तो अन्य अर्हताएं शारीरिक स्वास्थ्यता, ऊंचाई दी गई है इसमें आपकी सामान्य वर्ग के लिए, पुरुषों में खासकर पुरुषों में सामान्य वर्ग में भी पुरुषों के लिए जो दी गई है आपके 167.60 सेंटीमीटर, महिलाओं के लिए दी गई है आपकी 152 सेंटीमीटर। अनुसूचित जाति के लिए आपके दी गई है इसमें पुरुषों की हाइट जो है वो 160 सेंटीमीटर होना लाजमी है, और महिलाओं के लिए होना लाजमी है आपका 147, महिलाओं के लिए होना है लाजमी आपका 147 सेंटीमीटर महिलाओं की हाइट होनी चाहिए। फिर आपका पर्वतीय क्षेत्र के जो लोग होते हैं उनके लिए जो दिया गया है वो है आपका पुरुषों के लिए 100। बात करते हैं हम इसमें छाती सीने की माप केवल पुरुषों के लिए, इसमें महिलाओं के कोई नहीं दिया गया है। सामान्य अन्य अभ्यर्थियों के लिए सीना बिना फुलाए जो होना चाहिए आपका 78.8 सेंटीमीटर,
फुलाने के बाद होना चाहिए आपका 83.8 सेंटीमीटर। अनुसूचित जाति और प्रवर्ती क्षेत्र के लिए 76.3 होना चाहिए और आपका फुलाने के बाद इनका 81.3 सेंटीमीटर होना चाहिए। फिर दिया गया है इसमें, ये भी देख लेते हैं हम क्या दिया गया है नीचे। ये न्यूनतम फुलाव 5 सेंटीमीटर अनिवार्य है, यानी कि आपका सीना जो फूलना चाहिए वो 5 सेंटीमीटर तो आपका फूलना ही चाहिए। महिलाओं के लिए इसमें जो वेट दिया गया है, महिलाओं का केवल वेट दिया गया है वो 45 किलोग्राम होना लाजमी है, यानी कि आपका 45 किलोग्राम होना ही चाहिए। ठीक है जी। फिर बात करते हैं हम ज्येष्ठ गणना अधिकारी की। इसमें जो दिए गए हैं 2 पद हैं आपके और 35,000 से इसका वेतन है। 1,12,400 तक जाएगा, लेवल 6 तक। और फिर आप देखते हैं इसमें किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय से आपके पास डिग्री हो, अभ्यर्थी को कृषि विज्ञान स्नातक उपाधि रखता हो, अन्य बातों के समान होने पर समूह 1 सामान्य एवं समूह 2 सामान्य पदों पर सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जाएगा। ठीक है जी, यानी कि उसे कृषि का ज्ञान होना लाजमी है थोड़ा बहुत। फिर बात करते हैं हम गन्ना विकास निरीक्षक की। इसमें आपके 6 पद हैं। इसका वेतन की बात करें हम तो आपका 29,200 से शुरू है और लेवल 5 पर जाएगा जो आपका 92,300 तक है। आपके पास मान्यता प्राप्त डिग्री हो कोई भी, और वही दिया गया है कि कृषि की आपको थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं इसमें आपकी उम्र और आयु की बात करते हैं कि किस उम्र तक इसमें अप्लाई कर सकते हैं, किस वर्ष तक होने पर आप अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। आयु सीमा इसमें 21 वर्ष निर्धारित की गई है, यानी कि आपका 21 वर्ष का होना लाजमी है। और अंतिम जो आयु निर्धारित की गई है वो 42 वर्ष है, यानी आपकी आयु 42 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। और आप 21 वर्ष कब तक हो ये भी दिया गया है, 1 जुलाई 2024 तक आप 21 साल के हो गए हो। ठीक है जी। तो चलो बात कर लेते हैं इसमें किस वर्ग के लिए कितनी फीस रखी गई है, कितना शुल्क अदा करना होगा। तो ये नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई के माध्यम से निम्न शुल्क जमा करना अनिवार्य है। तो देख लेते हैं कितना अनिवार्य है और किस वर्ग को कितना देना है। तो आपका अनारक्षित के लिए आवेदन शुल्क जो है वो आपका 150 रुपये है और इस पर टैक्स 22 रुपये 3 पैसे का है। तो आपको टोटल जो जमा करना होगा वो 172 रुपये 30 पैसे जमा करना होगा। फिर बात करें हम अगर उत्तराखंड आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के लिए इसका 150 रुपये है, 22 रुपये 30 पैसे का टैक्स है। तो आपको शुल्क जो अंतिम शुल्क जमा करना होगा वो 172 रुपये 30 पैसे का हुआ। तो हम डायरेक्ट शुल्क की बात करेंगे टैक्स लगाकर भी, वीडियो नहीं तो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो देखते हैं उत्तराखंड अन्य पिछड़े वर्ग के लिए जो है वो कुल टोटल शुल्क जो रखा गया है वो 172 रुपये 30 पैसे है। और आपका उत्तराखंड अनुसूचित जाति के लिए जो शुल्क रखा गया है वो 82 रुपये 30 पैसे है। फिर आपका उत्तराखंड अनुसूचित जनजाति के लिए 82 रुपये 30 पैसे है। फिर ये देख लेते हैं हमका 6 नंबर पे है उत्तराखंड राज्य में संचालित स्वैच्छिक राज्य गृह में निवासरत अनाथ बच्चे, कोई शुल्क नहीं है, कोई शुल्क नहीं है और इस पर भी इनका कोई शुल्क नहीं है। फिर बात करें हम इसके बाद उत्तराखंड शारीरिक दिव्यांग चिन्हित श्रेणी के दिव्यांगों के लिए, तो इसमें आवेग का कोई शुल्क नहीं है। 22 रुपये 30 पैसे का टैक्स लगेगा, वो देना आपको अनिवार्य है। तो इसकी टोटल फीस जो हो जाती है आपकी वो हो जाती है आपकी दिव्यांगों के लिए, विकलांगों के लिए 22 रुपये 30 पैसे। तो ये हमने इसके बारे में सभी जानकारी दे दी थी आपको। तो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे इसके सिलेबस के बारे में, आयोग ने क्या क्या सिलेबस दिया है सिलेबस के बारे में। तो हम सिलेबस के बारे में अगली वीडियो में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। थैंक यू फॉर ऑल ऑफ वॉचिंग दिस वीडियो।